हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं कॉमर्स के लिए मार्केटिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये आपके कॉमर्स नेट जेआरएफ पास करने के लिए आपको इस यूनिट का भी सहारा लेना पड़ता है। आपके कॉमर्स के सिलेबस में या मैं बोलूं कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, आपके दो सब्जेक्ट होते हैं। एक तो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट जो कि जर्नल पेपर होता है फर्स्ट पेपर, सेकंड आपका होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, ऐसे करके 200 का पेपर होता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके पास में 10 यूनिट्स होते हैं। 10 यूनिट्स ये आपका फर्स्ट पेपर में होता है, लेकिन फर्स्ट पेपर में आपके पास में 50 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो ऐसे करके फर्स्ट पेपर होता है आपका 100 मार्क्स का, एंड सेकंड पेपर जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जो कि आपका ये मैं बोलूंगा फेवरेट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि आपने अभी तक जो भी आपका पीजी किया है आपने इसी सब्जेक्ट के अंदर किया है, जिसके अंदर आपका बहुत अच्छा खासा कोड होता है। और ये हम लोग मान के चलते हैं कि आप यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करोगे तो इसमें सबसे बड़ा अहम रोल इसी सब्जेक्ट का होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग इसी का कॉमर्स जो स्टूडेंट है, जो मेरे छोटे भाई है जो कॉमर्स से नेट जेआरएफ करने वाले हैं, उनके सिलेबस के अंदर एक यूनिट होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, जिसका हम लोग एमसीक्यू क्लियर करने वाले हैं। इसमें 150 या 130 तक अप्रोक्स में आपको एमसीक्यू करवाऊंगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये मानो कि सेम टू सेम भी नहीं आए तो एटलीस्ट 3 से 4 एमसीक्यू ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि 5 एमसीक्यू आते हैं हर एवरी चैप्टर से, या 10 एमसीक्यू आते हैं सॉरी एवरी यूनिट से। तो आपका ये समझो 7 से 8 क्वेश्चन इसी एमसीक्यू के अंदर से आ जाएगा, जो कि 130 के आसपास में एमसीक्यू करवाऊंगा। सेम नहीं आएगा तो भी इससे रिलेटेड इन एमसीक्यू को करने के बाद में आप 7 से 8 को अच्छे से अप्रोच कर पाओगे और आपको लगेगा कि आप करेक्ट वे में जा रहे हो। चलो अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी को। हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहला क्या है हमारा क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन विक्रय संवर्धन का उपकरण नहीं है। देखो न्यू आर्टिकल्स है, न्यू आर्टिकल भी आपका विक्रय संवर्धन मींस बिजनेस प्रमोशन के लिए जरूरी होता है। आप न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट करोगे तो आपका होगा, तो ये आपका विक्रय संवर्धन है। तो हो सकता है क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछे, लेकिन आपको ये पता रहेगा कौन सा बिजनेस प्रमोशन के लिए जरूरत होता है, तो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि बिजनेस प्रमोशन के लिए नई जरूरत होता है, उसका उपकरण नहीं होता है। प्रीमियम का जरूरत नहीं होता है। कूपन्स के लिए आपको बिजनेस एडवर्टाइजमेंट होता है आपका, और जो प्रतियोगिता होते हैं कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें भी आपका बिजनेस प्रमोशन होता है। हम लोग बी आंसर को क्यों किया है, इसके लिए हम लोग इसके लिए पूरा एनालाइज पढ़ लेते हैं कि क्यों हम लोगों ने बी आंसर को सिलेक्ट किया है। मींस हम लोगों ने जो उपकरण नहीं माना है, प्रीमियम को क्यों नहीं माना है। देखो बी ऑप्शन में क्या दिया है, विक्रय संवर्धन का तात्पर्य एक संभावित ग्राहक को उत्पाद क्रय करने के लिए राजी करना है। मींस बिजनेस प्रमोशन का मीनिंग क्या होता है कि हम लोग एक जो एक्सपेक्टेड जो ग्राहक है, जो कि अभी ग्राहक नहीं है लेकिन जो ग्राहक बन सकता है, उसको हम लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए राजी करते हैं बिजनेस एडवर्टाइजमेंट की दिखा के। यह एक प्रक्रिया है। विक्रय संवर्धन अल्पकाल में विक्रय को बढ़ावा देने की युक्ति के रूप में डिजाइन किया गया है। मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए हमें कोई विक्रय बढ़ाना हो तो हम लोग इन उपकरणों का यूज किया जाता है बिजनेस एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए। दीर्घकाल में ग्राहक की वफादारी निर्माण का उपकरण है। मींस यदि हमें लॉन्ग टाइम के लिए कस्टमर चाहिए रहते हैं तो हमें क्या क्या करना पड़ता है, प्रीमियम देना पड़ता है, उसके लिए कूपन देना पड़ता है, प्रतियोगिता रखनी पड़ती है, इनाम्स देने पड़ते हैं, सैंपल उत्पाद देना पड़ता है, रिबेट देना पड़ता है, पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले आदि करना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा लॉन्ग टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि शॉर्ट टर्म ग्राहक बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको शॉर्ट टर्म ग्राहक कराने के लिए न्यूज़पेपर में ऐड डालना पड़ेगा, न्यूज आर्टिकल्स या कूपन्स या कॉन्टेस्ट वगैरह। और यदि आपको लॉन्ग पीरियड के लिए कस्टमर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको प्रीमियम पे जाना पड़ेगा, आपको कूपन्स अलॉट करना पड़ेगा, आपको प्रतियोगिता में जाना पड़ेगा, कॉन्टेस्ट में जाना पड़ेगा, ये दोनों में कॉमन है। इनाम्स देने पड़ेंगे, सैंपल उत्पाद देना पड़ेगा, रिबेट देना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले आदि करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसके बारे में हम लोगों ने
पढ़ा। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? मार्केट कॉन्सेप्ट क्या है? मार्केट कॉन्सेप्ट कस्टमर ओरिएंटेड है। मींस मार्केट कॉन्सेप्ट का हम लोग बोले विपणन अवधारणा क्या है? जो कि आपका ग्राहकोन्मुखी बोला जाता है, जिसको कस्टमर ओरिएंटेड बोला जाता है। अभी क्यों बोला जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विपणन अवधारणा ग्राहकोन्मुखी है, मींस कस्टमर ओरिएंटेड है। विपणन बाजार विश्लेषण से शुरू होता है, एनालाइज से शुरू होता है, जहां ग्राहकों की पसंद और जरूरतों का विश्लेषण किया जाता है। देखो मार्केट में क्या है कि एनालाइज किया जाता है कि कस्टमर का क्या तो रुझान है, उसका पसंद क्या है, उसकी जरूरत क्या है, अभी उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो आपका प्रोडक्ट अच्छा खासा सेल होगा। उसी विश्लेषण के आधार पर उत्पाद का निर्माण किया जाता है। मतलब ये पहले एनालाइज कर लिया जाता है कि अभी के टाइम पे कस्टमर को क्या जरूरत है, किस चीज को वो पसंद कर रहा है, क्या रुचि है उसकी, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारा कस्टमर भी हमसे सेटिस्फाई होगा और हमारे कस्टमर भी बढ़ेंगे। तथा विपणन के अंत में उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाकर उसकी आवश्यकता पूर्ति की जाती है, क्योंकि ये उसकी आवश्यकता हो गई। यह संतुष्टि कंपनी को जोड़े रखती है, अतः विपणन ग्राहकोन्मुखी होता है। राइट बात है कि कस्टमर के हिसाब से आप चीज बनाओगे तो आपका सेलिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब क्या है? मार्केटिंग विपणन जीवन स्तर प्रदान करता है। विपणन एक परिभाषा है जो कि किसके द्वारा दी गई है? मोल मजूर के द्वारा दी गई है। विपणन जीवन स्तर प्रदान करता है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तोल मजूर के द्वारा दी हुई है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, तोल मजूर ने दिया था। अब कि कौन सा विपणन मिश्रण का तत्व नहीं है? देखो विपणन का तत्व क्या क्या होता है? विपणन का तत्व होता है प्रोडक्ट होता है, सही बात है, प्राइस होता है, प्लेस होता है, प्रमोशन होता है। इसमें प्लेस गायब है। तो देखो क्या क्या चार हमारे मिश्रण तत्व होते हैं। क्या क्या? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, चार होते हैं। अब चार में से तीन तो इसने दे दिया कि ये तीन है क्या, तो हमने बोला है, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है? सेगमेंट है ना, वो विपणन मिश्रण का तत्व नहीं है, जबकि इसकी जगह प्लेस होता है हमारा मिश्रण का तत्व। अभी प्रोडक्ट क्या बोलता है, प्लेस क्या बोलता है, प्राइस क्या बोलता है, प्रमोशन, इन चारों का मीनिंग क्या होता है? अभी देखो हम लोग देख लेते हैं कि विपणन मिश्रण 4P से मिलकर बना हुआ है। ये 4P प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस, ये मिश्रण होते हैं। 4P से मिलकर बना हुआ है विपणन मिश्रण। क्या क्या? प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्लेस। उत्पाद मीन्स प्रोडक्ट, वह वस्तु जिसका विपणन करना है। प्रोडक्ट किसको बोलेंगे? जिस वस्तु का विपणन करना उसको प्रोडक्ट बोलेंगे। प्राइस उस चीज को बोलेंगे। उत्पाद का मूल्य उत्पाद की प्रतिस्पर्धा में सहायक करता है। प्राइस क्या हेल्प करता है? कि मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को बने रहने के लिए, कॉम्पिटेट करने के लिए प्राइस उसका हेल्प करता है, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होगा, मींस किसी सेम सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम होगा तो ग्राहक उसकी ओर रखेगा, उसकी तरफ जाएंगे। तो मैन्युफैक्चरर या कंपनी को क्या ध्यान रखना पड़ता है? उसको प्राइस का भी ध्यान रखना पड़ता है। थर्ड वन क्या? प्रमोशन क्या है? उत्पाद की पहुंच उपभोक्ता तक पहुंचाने में मदद करता है। मींस प्रोडक्ट को कैसे कस्टमर तक पहुंचाया जाए, ये क्या कौन काम करता है? प्रमोशन। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करेंगे तभी तो पता चलेगा कस्टमर को कि इसमें क्या खास बात है, इस प्रोडक्ट को क्यों खरीदना चाहिए मेरे को। ये सब क्या करता है? प्रमोशन। थर्ड, प्लेस। उत्पाद को देश विदेश के कोने में उत्पाद की बिक्री सुनिश्चित करता है। देखो प्लेस ही जो है, सपोज करो कि रिलायंस रिटेल का हमारे इधर शॉप है और दूसरे गांव में भी है, लेकिन हमारे इधर के शॉप पे दूसरे गांव का परचेज करने के लिए नहीं आएगा। तो प्लेस मोस्ट कंसिडरेबल होता है कि जिधर कस्टमर है उधर यदि आपका स्टोर है तो आपका सेल होगा। तो ये ग्राहक तक पहुंचाने का एक जरिया होता है, उत्पाद की बिक्री बताने का एक जरिया होता है। फिर क्या लिखा हुआ है कि समग्र विपणन, होलिस्टिक मार्केट इज एन अप्रोच टू मार्केटिंग दैट इंक्लूड। विपणन एक ऐसी दृष्टिकोण है जिसमें क्या क्या शामिल है? इंटीग्रेटेड मार्केट,
एकीकृत विपणन शामिल है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग, सामाजिक उत्तरदायित्व विपणन, ये भी शामिल है। थर्ड रिलेशनशिप मार्केटिंग, ये भी शामिल है। मीन्स हमारा करेक्ट चारों होगा। तो डी ऑप्शन में हम लोग देखेंगे समग्र विपणन। विपणन का ऐसा दृष्टिकोण है, देखो मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि सपोज करो ये सेम टू सेम आपके एमसीक्यू आपके क्वेश्चन बुक में नहीं आए, एग्जाम में नहीं आए, लेकिन आपका ये थ्योरी थोड़ा पढ़ा रहेगा, क्योंकि ये की वर्डिंग है, ये पूरे आपका जो सिलेबस में मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो यूनिट्स है उसका की वर्डिंग इन सब में समाहित रहता है। इसमें आंसर तो हमें पता चल ही रहा है एमसीक्यू में, मैं एमसीक्यू को एनालाइज भी कर रहा हूं कि क्यों हम लोगों ने ऐसा आंसर दिया था। तो समग्र विपणन, विपणन का ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें एकीकृत विपणन, सामाजिक उत्तरदायित्व विपणन, संबंध आधारित विपणन आदि शामिल है। समग्र विपणन एक विपणन रणनीति है जो पूरे व्यवसाय को एक मानता है। यह एक सिस्टम के रूप में कार्य करता है। इसमें समस्त विभाग एक साथ कार्य करते हुए विपणन गतिविधियों में सहयोग करते हैं। तो समग्र विपणन में हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है और रिलेशनशिप मार्केटिंग भी कवर्ड है। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फर्म अधिक निराशाजनक स्थिति में बाजार में अपना हिस्सा बचाने के लिए साधनों तथा तरीकों को अपनाती है। क्या क्या तरीके से अपनाती है? उत्पाद जीवन चक्र का परिपक्वता स्तर तक, मतलब जब मैच्योरिटी स्टेज आता है प्रोडक्ट का, तब क्या करती है फर्म, तब फर्म अपना अस्तित्व बचाती है। तब क्या करती है, क्योंकि देखो किसी चीज को हम लोग सेल कर रहे हैं, लेकिन एंड मोमेंट पे कस्टमर उस चीज से ऊब जाएगा, तो क्या होगा, मार्केट के अंदर उसका डिमांड कम हो जाएगा, और मार्केट के अंदर डिमांड कम हो जाएगा तो जो फर्म है जिसने प्रोडक्ट बनाया है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगी कि ठीक है हमारा प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारा कैसे भी प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर कि मैच्योरिटी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कि मैच्योरिटी स्टेज ऑफ उत्पाद जीवन चक्र का परिपक्व स्तर पर क्या होता है, फर्म अधिक निराशाजनक स्थिति में होती है, बाजार में अपना हिस्सा बचाने के लिए साधनों तथा तरीकों को अपनाती है। अब देखो हम लोग इसको ए पॉइंट को देख लेते हैं कि फर्म का उत्पाद अपने जीवन काल के परिपक्वता स्तर पर है तो फर्म अत्यधिक निराशाजनक स्थिति में बाजार में अपना हिस्सा बचाने के लिए साधनों तथा तरीकों को अपनाती है, क्योंकि परिपक्वता बिंदु के बाद उत्पाद की मांग में बढ़ोतरी नहीं होती है, स्टेबिलिटी हो जाती है तथा बाजार हिस्सेदारी कम होने लगती है। उसके बाद में क्या होता है, जैसे हम लोग सीमांत उपयोगिता हाफ नियम देखा था कि जो पर्सन है फर्स्ट टाइम में एक सेव खाएगा तो उसको बहुत ज्यादा उपयोगिता मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे वो सेव खाता जाएगा उसका उपयोगिता कम होती जाएगी। तो वैसे ही कोई भी प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, जैसे कोई भी मोबाइल लॉन्च होता है स्टार्टिंग में तो उसका बहुत ज्यादा क्रेज होता है, लेकिन एक टाइम के बाद में उसका क्रेज डाउन होते जाता है। तब उस कंपनी को मार्केट में बने रहने के लिए काफी अपने साधनों और तरीकों को अपनाना पड़ता है फर्म को बने रहने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है अपना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष विपणन का उदाहरण है, कि डायरेक्ट एग्जाम्पल क्या है मार्केटिंग का, कि स्टॉक मार्केटिंग ये है, टेली मार्केटिंग ये भी आपका प्रत्यक्ष विपणन का उदाहरण है, कैटलॉग मार्केटिंग ये भी आपका, तो आपका टोटल डी, ऑल ऑफ दोज। प्रत्यक्ष विपणन वह है जिसमें बिचौलिया नहीं होता है, बिचौलिया विपणन मध्यस्थता का प्रयोग नहीं किया जाता, जिसमें मीडिएटर का प्रयोग नहीं किया जाता, उसको डायरेक्ट मार्केटिंग बोला जाता है। एक उत्पाद सीधा क्रेता के साथ संपर्क करता है, वो एक जो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर है वो किससे कांटेक्ट करेगा, डायरेक्ट कस्टमर से, तो उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट मार्केटिंग। विकल्पों के में दिए गए ठीक है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, विपणन एक प्रक्रिया है जो उत्पाद के प्रारंभ में ही चालू हो जाता है। क्योंकि देखो प्रारंभ में क्यों चालू होता है, हम लोग देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले कंपनी क्या करेगी, मार्केट के अंदर सर्वे करेगी कि जो कस्टमर है उसका अभी रुचि फैशन क्या चल रहा है, उसका वो किस चीज को खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो क्या हो गया, मार्केटिंग बिफोर हो गया, किससे, प्रोड्यूस करने से पहले, उत्पाद के प्रारंभ होने से पहले ही। तो हम लोग पढ़ेंगे बिफोर का
हमारा आएगा। विपणन एक प्रक्रिया है जो वस्तु के उत्पादन से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि जो वस्तु के उत्पादन से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। विपणन बाजार मांग के सर्वेक्षण सर्वे शोध से प्रारंभ होता है, जो यह बताता है बाजार में किस वस्तु की डिमांड है, उसका निर्माण करके उसे उपभोक्ता तक पहुंचाता है तथा उपभोक्ता मांगों को संतुष्ट करता है। अतः विपणन उत्पादन के पहले ही शुरू हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसमें आंसर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? निरीक्षक इलिटरल कंज्यूमर के लिए कौन सा माध्यम उपयोगी है? कौन सा माध्यम? ब्रॉडकास्ट मीडिया। कौन सा? जिसमें क्या होता है? ऑडियो भी होता है, जिसमें वीडियो भी होता है। वो ही क्या वो समझ पाता है कस्टमर की कौन सी चीज को, क्योंकि एक साथ जैसे टीवी में ऐड दिखाते हैं तो उसको बहुत अच्छे से समझ पाएगा। लेकिन केवल ऑडियो हम लोग रिलीज करें, सपोज ऑडियो इंग्लिश में है तो वो समझ नहीं पाएगा। लेकिन वीडियो और ऑडियो साथ में, भले ही वो इंग्लिश में भी ऑडियो बोल रहा है लेकिन उसको देख के कस्टमर इलिटरल जो पढ़ा लिखा कस्टमर नहीं है वो उसको समझ सकता है अच्छे से। तो उसके लिए कौन सा अच्छा रहेगा? उसके लिए ब्रॉडकास्ट मीडिया अच्छा रहेगा, जिसमें वीडियो और ऑडियो दोनों हो। निरीक्षक हम लोग ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे और हम लोग देखेंगे क्यों होगा। निरीक्षक उपभोक्ता के लिए प्रसारण माध्यम उपयोगी होती है। प्रसारण माध्यम के द्वारा प्रसारित समाचार, संदेश और सूचना अविलंब है और एक साथ करोड़ों लोगों के पास पहुंच जाता है। प्रसारण के दो भेद हैं, श्रव्य संचार प्रसारण और दृश्य संचार। श्रव्य माध्यम के अंतर्गत रेडियो, टेलीफोन, सेल्युलर फोन आते हैं। दृश्य के अंदर चलचित्र, कंप्यूटर, टेलीप्रिंटर, फैक्स, ईमेल वगैरह आते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रॉडकास्ट मीडिया, जिसके द्वारा करोड़ों कस्टमर एक साथ देख सकते हो उस चीज को। तो दो तरीके से हो सकता है, एक तो ऑडियो के द्वारा होता है और दूसरा वीडियो और ऑडियो दोनों के द्वारा होता है। तो हम लोग बोलेंगे ऑडियो के द्वारा, जैसे रेडियो है आपका, टेलीफोन है आपका, सेल्युलर फोन आता है, वो भी आपका किस में आ जाता है? ब्रॉडकास्ट मीडिया में आ जाता है, जिसको हम इलिटरल जो कस्टमर होता है उसको समझ पाता है। और वीडियो के अंदर तो दोनों चीज को समझ पाता ही है, जिसके अंदर आपका कंप्यूटर हो गया, आपका टेलीप्रिंटर हो गया, आपका फैक्स हो गया, आपका ईमेल हो गया, आपका दूरदर्शन या कोई भी चैनल्स जो उसको रिलीज करता है, वो सब हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में क्या लिखा हुआ है? श्रीमान एक्स टीसीएस के विपणन प्रबंधक है, वे कौन से लेवल के? देखो, विपणन, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, वो कौन से टाइप के हो गए? मिडिल लेवल के। 3 लेवल होता है। फर्स्ट लेवल मैनेजर, जो कि आपका टॉप मैनेजर लेवल। तो आपका कौन सा है ये? मध्यम स्तर के। तो कौन कौन से स्तर है वो हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्यों ये विपणन, मार्केटिंग, मैनेजमेंट है वो क्यों मिडिल लेवल के मैनेजमेंट में आते हैं। श्रीमान एक्स टीसीएस के विपणन प्रबंधक है, इस प्रकार वे मध्य स्तर के प्रबंधक की श्रेणी में आते हैं। प्रत्येक उद्यम में एक चेन होता है, उसमें टॉप लेवल का होता है, फिर मिडिल लेवल का और फिर ऑपरेटिंग लेवल का। फिर कौन सा होता है? लोअर लेवल या ऑपरेटिंग लेवल उसको बोला जाता है। टॉप लेवल में कौन कौन आते हैं? सीईओ आता है, कंपनी का डायरेक्टर आता है, चेयरमैन आता है। देखो कौन कौन आता है टॉप मैनेजमेंट में? आपका प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ और कंपनी के ओनर। ये कौन से लेवल में आ जाते हैं? जो टॉप मैनेजमेंट है उसमें आ जाते हैं। फिर मिडिल लेवल, मिडिल में कौन कौन आते हैं? आपका फोरमैन आता है, सॉरी फोरमैन नहीं आता है, आपका ब्रांच मैनेजमेंट आता है, आपका डिपार्टमेंट मैनेजमेंट आता है, आपका ये बोलते हैं कि ऑपरेटिंग मैनेजमेंट आता है, आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट आता है, आपका प्रोडक्ट मैनेजमेंट आता है। ये सब किस में आता है? ये आपका आता है मिडिल मैनेजमेंट में। और थर्ड आपका होता है जो कि आपका लोअर लेवल बोला जाता है उसको, और इसको प्रथम स्तर के पर्यवेक्षक भी बोला जाता है। इसमें फोरमैन, सुपरवाइजर वगैरह वगैरह आ जाते हैं। तो आपका जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो किस में आ जाएगा? मिडिल मैनेजमेंट में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, सिस्टम दृष्टिकोण इनके द्वारा प्रचारित नहीं है। सिस्टम अप्रोच इज नॉट प्रोपेगेंड बाय, किसके द्वारा नहीं है? पीटर ड्रकर द्वारा। ठीक है, इसमें आपको केवल वो देखना है कि कौन कौन सा है।
ये तो याद ही करना पड़ता है। किसी बाजार संरचना के अंतर्गत विज्ञापन करना जीवन और मृत्यु का मामला बन जाता है। किसी बाजार संरचना के अंतर्गत विज्ञापन करना जीवन और मृत्यु का मामला बन जाता है, जो कि ओलिगोपोली में होता है। ओलिगोपोली क्या होता है बाजार, ये हम लोग अभी देख लेते हैं कि ओलिगोपोली में बाजार कैसा होता है। ओलिगोपोली बाजार संरचना के अंतर्गत विज्ञापन करना मृत्यु, ये तो सेंटेंस दिया ही है। इस स्थिति में फर्मों तथा विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन क्रियाओं पर बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है। इसमें ओलिगोपोली में क्या होता है, बहुत ज्यादा आपका बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस होता है। अल्पाधिकार के अंतर्गत बाजार में सभी फर्में गैर मूल्य प्रतियोगिता करते हैं। मीन्स इसमें प्राइस वो बोलते हैं ना, प्राइस का कंपटीशन नहीं होता है, गैर मूल्य प्रतियोगिता करते हैं और अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास। अब देखो, यदि प्राइस के अंदर आपका कंपटीशन नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा आपका एडवर्टाइजमेंट करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए ये सेंटेंस बोला गया था कि विज्ञापन करना जीवन और मृत्यु का मामला बन जाता है। अल्पाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता की वह स्थिति है, इसमें प्रतियोगिता कंपटीशन नहीं है, जिसमें किसी वस्तु के बहुत कम विक्रेता होते हैं तथा प्रत्येक विक्रेता कुल पूर्ति के बड़े भाग पर नियंत्रण करते हैं। मींस मार्केट का जितना सप्लाई है उस पर होल्ड किसका होता है, सेलर का होता है, लेकिन सेलर बहुत ही कम होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो अल्पाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता है उसमें कम विक्रेता होते हैं, सबसे पहले तो कम विक्रेता होते हैं तथा प्रत्येक विक्रेता कुल पूर्ति के बड़े भाग पर नियंत्रण, बहुत बड़े भाग पर कंट्रोल करते हैं और वस्तु के मूल्य को प्रभावित कर सकता है। अल्पाधिकार के अंतर्गत फर्में या तो समान वस्तु का अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन करती है जो कि निकट सब्स्टिट्यूट हो। देखो, सेम प्रोडक्ट होना तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है, जैसे सेम जैसा प्रोडक्ट बनाए तो प्रॉब्लम आता है उसको प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा आपको एडवर्टाइज करना पड़ता है, जो कि ओलिगोपोली में इसमें बहुत कम सेलर होते हैं, लेकिन जो भी सेलर होते हैं वो पूरे मार्केटिंग पे होल्ड करते हैं, बहुत बड़े जो सप्लाई होता है उस पे होल्ड करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, विज्ञापन के उद्देश्य में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है, ग्राहकों को सूचना देना, ये विज्ञापन का उद्देश्य होता है। विज्ञापन का ये उद्देश्य होता है ना कि कस्टमर को हम लोग इन्फॉर्म करें कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये ऐसा है। दूसरा कि दृष्टिकोण में परिवर्तन, भाई आपको दृष्टिकोण चेंज करना पड़ेगा ना कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा स्पेसिफिक है कि इसलिए आपको ये परचेज करना पड़ेगा। तो दृष्टिकोण में परिवर्तन करना भी विज्ञापन के उद्देश्यों में सम्मिलित है। मनोरंजन करना, नहीं नहीं भैया, एडवर्टाइजमेंट करने, आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं, सामने वाला अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए करता है, तो ये गलत बात है। जागरूकता बढ़ाना, ये बात भी सही है। तो विज्ञापनों का आशय संभावित, सी पॉइंट हम लोगों ने क्यों किया, इसमें क्या बोला गया कि विज्ञापन के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं है, तो केवल एडवर्टाइजमेंट मनोरंजन करने के लिए नहीं होता है। तो इसमें क्या है, विज्ञापन का आशय संभावित ग्राहकों को अपने उत्पाद अथवा सेवाओं की जानकारी देना तथा उन्हें क्रय करने के लिए प्रेरित करना। विज्ञापन के कुछ मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है कि नवनिर्मित वस्तुओं तथा सेवाओं की जानकारी देना, विक्रय वृद्धि बढ़ाना, नए नए बाजारों का सृजन करना और विकास करना, उत्पन्न मांग का पोषण करना, उपभोक्ताओं को शिक्षित तथा उसको जागरूक करना, विक्रेता को विक्रय में सहायता देना, प्रतिस्पर्धा का सामना करना और विजय प्राप्त करना। ऐसे नहीं कंपटीशन कर ही रहे, नहीं, उसमें कंपटीशन में आप विन भी हो जाओ। ये भी व्यवसाय की ख्याति में वृद्धि करना, संशय भ्रामक विचारों को दूर करना और सावधान करना। ये क्या है, ये सारे विक्रय के विज्ञापन के उद्देश्यों में शामिल है। दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, इसके लिए आप बोल सकते हो कि विज्ञापन मनोरंजन करने का साधन नहीं है। फिर क्या बोलोगे कि टॉफले क्लार्क एवं क्लार्क द्वारा वर्णित विपणन के कार्य कितने होते हैं। विपणन के कार्य 8 होते हैं, और वो कैसे कैसे होते हैं। देखो, विपणन के कार्य जो टॉफले और क्लार्क एंड क्लार्क ने कैसे दिया है कि आपका 8 तरीके से कार्य होता है। एक तो विनिमय का कार्य, जिसमें आपका क्या क्या आता है, बाइंग एंड असेंबल करना, सेलिंग करना, बाइंग एंड असेंबल करना एंड विक्रय करना, जिसमें विनिमय एक्सचेंज बोला जाता है। जैसे
बाय करोगे तो भी आपका एक्सचेंज है, मनी एक्सचेंज करके दे रहे हो, और सेल करोगे तो भी आपका एक्सचेंज है। फिर थर्ड, भौतिक वितरण का कार्य क्या है? ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज। आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल करने से पहले आपको उसमें ट्रांसपोर्टेशन का भी यूज करना पड़ेगा, और दूसरा क्या करना पड़ेगा? आपको स्टोरेज भी करना पड़ेगा। थर्ड आपका सुगमता कार्य, मीन्स उसको, उस फ्लो को आप परचेज करो, रॉ मटेरियल को, फिर उसको प्रोडक्ट बना के सेल करो, उसमें आपका अच्छे से स्मूथली आपका सब काम हो जाए। इसके लिए आपको जरूरत किस चीज की पड़ती है? फाइनेंस की पड़ती है, और रिस्क टेकिंग, आपको रिस्क लेना पड़ता है, और मार्केटिंग इंफॉर्मेशन आपके पास में होना चाहिए, और स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। तो ये 8 पॉइंट है जो कि आपका विपणन से रिलेटेड कार्य है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? विपणन निम्नलिखित से किसके अध्ययन से संबंधित है? उपभोक्ता के क्रय से, सेल्स मैनेजमेंट से, और उपभोक्ता की संतुष्टि से। सही बात है, ये सब होना चाहिए, विक्रय प्रबंध भी होना चाहिए, उपभोक्ता की संतुष्टि भी होना चाहिए। तो व्यापक अर्थ में विपणन प्रक्रिया उपभोक्ता की अभिरुचि, फैशन, मांग आदि के साथ ही प्रारंभ होती है, और उसकी अधिकतम संतुष्टि तक जारी रहती है। मीन्स हम लोग तब तक देखो, कस्टमर को ऐसा नहीं कि कस्टमर की केवल फैशन, इंटरेस्ट वगैरह यही सब देख लिए, हम लोग ये भी देखते हैं कि उसका फाइनल जो इंटरेस्ट रहेगा वो किस चीज पे रहेगा, वो सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा। तो हमारा स्टार्ट होता है उसके रुचि, फैशन, डिमांड से, और एंड होता है हमारा कहाँ पे? उसके सेटिस्फेक्शन पे। अर्थात विपणन प्रक्रिया में उपभोक्ता की आवश्यकता का अध्ययन करने के पश्चात वस्तु एवं सेवा का विनिर्माण किया जाता है। उसके बाद वितरण श्रृंखला द्वारा अधिकतम संतुष्टि प्रदान करते हुए उपभोक्ता को माल बेचा जाता है। ये क्या क्या अध्ययन संबंधी होता है? उपभोक्ता का क्रय संबंधी व्यवहार देखना कि वो कितना क्या परचेज कर सकता है, कौन सा उपभोक्ता क्या परचेज कर सकता है, उसका परचेजिंग पावर कितना है, उसका इंटरेस्ट किस चीज में परचेज करने को रहता है, वो उसको जरूरत के हिसाब से परचेज कर रहा है या केवल अपनी रुचि के हिसाब से परचेज कर रहा है। विक्रय प्रबंध, हम लोगों को ये भी ध्यान देना चाहिए हमारा जो सेल्स मैनेजमेंट है वो करेक्ट है। उपभोक्ता की संतुष्टि, हमने माल तो बेच दिया लेकिन उससे उपभोक्ता क्या संतुष्ट हो रहा है। समाज के जीवन स्तर में वृद्धि, जो हमारा प्रोडक्ट है वो आपके पूरे जो अपना सोशल एनवायरनमेंट रहता है उसके क्या वैल्यू एडेड करता है क्या लाइफ में, उसके जीवन स्तर में वृद्धि आती है क्या, उसका रेपुटेशन जीने का स्तर बढ़ता है क्या, वो सब देखना। बेहतर जीवन यापन का अवसर प्राप्त करना। ये थे आपके कि जो अध्ययन से संबंधित है, विपणन निम्नलिखित के अध्ययन से संबंधित है। सो थैंक यू वेरी मच। 15 ही क्वेश्चन किए, हम लोगों ने टारगेट बनाया था 120 का, लेकिन कोई प्रॉब्लम होने की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से हम लोग इसी वीडियो को यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 16 से लेके जो भी आपका रिमेनिंग जो पार्ट बचेगा वो सब लेके आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको फिर से बोल दूं, आप एकदम से ब्लाइंडली रिलाई कर सकते हो आप इसी वीडियो पे एमसीक्यू के। आपको बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो आपका कुछ होने वाला नहीं है, आप भूल जाओगे। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि आपके पास में लिमिटेड टाइम है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ब्लाइंडली आप रिलाई कर सकते हो मेरे ऊपर, और जो भी मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ आप उसको अच्छे से सुनो। और आपको टाइम किधर देना है यार, आपको टाइम देना ही नहीं है, आपको टाइम उसी टाइम पे देना है जब आप फ्री नहीं हो। मीन्स आप वॉकिंग कर रहे हो, या आप किधर जा रहे हो, आप खाना गृहिणी है, खाना बना रही है, कुछ भी काम कर रही है, उसी टाइम पे आप हेडफोन डालो, आपका ईयरफोन डालो और उसको सुनते जाओ, और 2 बार सुन लो आप अच्छे से। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आपको 100% याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन आपके सामने रहता है। कई बार क्या होता है, जैसे आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करना रहता है, डिस्क्राइब करना रहता है, तो कुछ चीजें आपके सामने आती नहीं है। आपको पता रहता है पॉइंट मेरे सामने आ गए तो मेरे को याद आ जाएगा ये पॉइंट था या नहीं था। तो एमसीक्यू में आपको बेनिफिट मिलता है कि आपके सामने पॉइंट रहता है, वो जो आपने पढ़ा था पहले वो पॉइंट रहता है। केवल आपका आईक्यू लेवल को आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, आपके आईक्यू लेवल को इतना बढ़ा लेना है कि आप उस ऑब्जेक्ट को ही, उसी ऑप्शन को आप चूज करो जो आपका करेक्ट आंसर में फिट होता है। क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से 2 ऑप्शन तो आपको ऐसा ही लगता है कि ये तो रॉन्ग है ही, केवल 2 ऑप्शन में से आपको चुनना रहता है, तो उसके लिए आपको आईक्यू लेवल होना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। और आपको यदि अच्छा लगे मेरा वीडियो तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आपको ही पता है मैं न्यूली ऑनलाइन पढ़ाने स्टार्ट किया है मैंने, तो बहुत काफी कम सब्सक्राइबर है, तो आपकी हेल्प होगी तो काफी अच्छा रहेगा। और जो जरूरतमंद स्टूडेंट है जो कि ऑनलाइन परचेज नहीं कर पाते हैं,
वीडियो क्लासेस वगैरह, उनको बहुत अच्छा खासा हेल्प मिलेगा और उनका 100% नेट जीआरएफ क्लियर होगा। तो थैंक यू वेरी मच अगेन एंड अगेन, ऐसे ही बने रहना, नेक्स्ट वीडियो जल्दी डालता हूँ। थैंक यू।